बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हुसैन फ्रॉम अलकलम एजुकेशन एकेडमी साहिवाल। आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन का चैप्टर एजुकेशन साइकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके पहले 134 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थाट्स ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पुराना स्कूल ऑफ थाट कौन सा? साइकोलॉजी का स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको तो मैं यहाँ बता दूंगा, बाकी साथ साथ उनकी हम साइड बाई साइड जो है वो मालूमात वो भी लेते रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रेकिंग डाउन मटेरियल मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। अब ये वाले जो स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, ये स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये किसी भी चीज़ के कंपोनेंट पर, अज्जा पर बात करता था, स्ट्रक्चर पर बात करता था, ढांचे पर बात करता था। और इसके जो है ये एक्सपोनेंट जो हैं वो जर्मन फिलोसोफर विलियम वुंड थे और उसका शागिर्द जो है वह टिचनर था। और इन्होंने एक साइकोलॉजी लैब बनाई थी लिप्जिग में, जर्मन में 1879 में। और ये स्ट्रक्चर पर, ढांचे पर, ब्रेन के स्ट्रक्चर पर बात करते थे कि ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मजमूआ है, और अज्जा की बात करते थे। और इसमें एक और इंट्रोस्पेक्शन की बात करते थे कि वो क्या कहते हैं, खुद का मुहासबा करना। ये इसकी साइड बाई साइड जो है कुछ मालूमात हैं। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर की बात, माइंड के ढांचे की बात, स्ट्रक्चरलिज्म। टिचनर एंड विलियम वुंड बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डन इन स्ट्रक्चरलिज्म। एनालिसिस कर रहे कंपोनेंट्स का, अज्जा का, होल की बात नहीं करते थे बल्कि अज्जा की बात करते थे। मेथड यूज इन स्ट्रक्चरलिज्म, इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या था कि एनालिसिस करना, ख़ुद का मुहासबा करना, अपना एनालाइज करना अपने बिहेवियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस इज ओन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्टिमुलाई, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट जी, बिहेवियरिस्ट की फिलॉसफी शुरू हो रही है। इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट जो है वो अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के। J.B. वाटसन सेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज़ अनसाइंटिफिक। वो कहता है कि साइंटिफिक नहीं है, तो हम खुद मुहासबा कैसे कर सकते हैं। J.B. वाटसन जो था वो अमेरिकन था और वो स्ट्रक्चरलिस्ट के अगेंस्ट था। फंक्शनलिस्ट, अब फंक्शनलिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। फंक्शनलिज्म वाज अगेंस्ट द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिस्ट भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे। उनका क्या कहना था, वो J.B. वाटसन वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि हम किसी भी माइंड के ढांचे की बात न करें बल्कि उसके फंक्शन की बात करें कि वो इक़दामात क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसका किरदार क्या है। वो फंक्शन की बात करते थे। जिस तरह हम एक मिसाल दे सकते हैं कि एक पेन बना है, वो पेन का स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं इसके स्ट्रक्चर को छोड़ें, ये लिखता कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये इसकी तरफ आ जाएं। वो फंक्शनिस्ट जो है वो अगेंस्ट थे, स्ट्रक्चरलिज्म के ख़िलाफ़ थे वो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट द माइंड फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शंस, फंक्शनलिज्म। फंक्शंस ऑफ माइंड इज़ इम्पोर्टेंट दैन स्ट्रक्चर व्यूड बाय फंक्शनलिज्म। यही बात आ गई कि वो के माइंड के फंक्शन की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं कि फंक्शन ऑफ माइंड पर जाया जाए, ये ना जाए कि स्ट्रक्चर कैसा है इसका। नंबर 13, विलियम जेम्स इज़ रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थॉट्स फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स जो हैं वो अमेरिकन थे और उनका अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो 1842 टू 1910 तक उनका लाइफ स्पैन, अमेरिका में रहने वाले थे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो था वो बिहेवियरिज्म के नज़दीकी था, क्योंकि वो बिहेवियर ऐसी चीज़ है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इज सोल फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर सेट बाय बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म ये कहते थे कि असल इक़दाम जो है वो एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट जो है वो जिस तरह का होगा उस तरह के जो हैं हम जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बिहेवियरिस्ट के नज़दीक उसमें जो है वाटसन यही कहता था कि मुझे 12 साल के बच्चे दूध पीते हुए दे दी जाएँ 12 की तादाद में, तो मैं उनको जो चाहे बना दूँगा। मैं डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, डाकू बनाऊँ, चोर बनाऊँ, जो भी उनकी तरबियत करूँ माहौल में, उस तरह का मैं बना सकता हूँ जिस तरह का उनको माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कहते थे कि एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की शख्सियत की पूरी डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर, बिहेवियरिज्म। वाटसन, पावलोव, स्किनर आर रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। इसमें हॉल का नाम भी आ सकता है। नेक्स्ट जी, स्टडी ऑफ होल बिहेवियर।
प्रमोटेड टू बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब ये होल की बात कौन करते हैं? ये गेस्टाल्ट की थ्योरी आ रही कि वो गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल है, मुकम्मल की बात करना, अज्जा की बात नहीं करना, बल्कि चीज़ों को एक पूरे होल की तरफ देखना, उसको अज्जा में नहीं देखना बल्कि कम्प्लीटली उसको जो है मुहासबा करना, कम्प्लीटली देखना। तो कहते हैं अगर मुकम्मल देखा जाएगा चीज़ों को तो फिर ये समझ आएगी, छोटे छोटे अज्जा में उसको चीज़ों को समझ नहीं आएगी। जैसे हम कहते हैं कि सर्कल है, उस सर्कल की ये है कि मुख्तलिफ जो है नुकात का मजमूआ है जिनका रेडियस जो है एक सेंटर से फासला एक जैसा होता है, तो वो एक एक पॉइंट की तो समझ नहीं आएगी। जब सर्कल पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो एज ए होल चीज़ों को देखा जाए, उनका नज़दीक गेस्टाल्ट का नज़रिया है कि होल चीज़ों को देखा जाए, उनके अज्जा को ना देखा जाए। होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये उनका मशहूर कॉल भी है कि होल इज़ अदर दैन द पार्ट, कि होल को देखना है, ये पार्ट्स का मजमूए को नहीं बल्कि होल को देखा जाए गेस्टाल्ट के नज़रिए। मैक्स वर्दीमीर, कोफ्ता, कोलर, लेविन और रिलेटेड टू द गेस्टाल्ट की थ्योरी। ये इन सब से जो है सारे एक्सपोनेंट हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्स वर्दीमीर हैं, उनका लाइफ स्पैन 1880 से 1943 है और वही कहने कि इनके बानी हैं। लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट। अब इनसाइड थ्योरी क्या है, क्या कैसे इनसाइड देखा जाए? कहते हैं इनसाइड का मतलब यह है कि सूरत हाल का मुकम्मल एज ए होल देखा जाए, उसके मुताबिक डिसीजन लिया जाए और बिहेवियर उस तरह का जो है बिहेव किया जाए जिस तरह का जो है डिसीजन होगा, जिस तरह का ऑब्ज़र्व किया जाएगा। यानी कि इनसाइड का मतलब यह है कि बिहेव अकॉर्डिंग टू द डिसीजन लिया जाए। पहले ओवरऑल चीज़ों का हम एज ए होल देखें, उसका जजमेंट करें, फिर उसके मुताबिक डिसीजन लें और उस डिसीजन जो ले लेंगे उसके मुताबिक हम बिहेव कर देंगे। यानी कि इनसाइड जो है इसका मतलब ये है इनसाइड थ्योरी का। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स होल। 23, साइकोलॉजी थ्योरी एम्फेसाइजेज फ्री विल, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब फ्री विल की यहाँ पर आगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के इंसान जो है कहते हैं कि बिहेवियर से छोड़ के, अज्जा को छोड़ के, होल को छोड़ के कुछ ऐसा भी है कि इंसान मशीन नहीं है बल्कि दुनिया में आ गया है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, कुछ फ्री विल्स उसकी हैं, वो कुछ करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, अपनी भी आज़ादी चाहता है। तो कहते हैं कि इंसान मशीन नहीं है, तो वो फ्री विल की बात करते हैं कि आज़ादी की बात करते हैं। नेक्स्ट जी, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेटेड टू द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। वो क्या कह रहे हैं जी, इसका सबसे बड़ा जो है वो पैरोकार जो था वो मैज़लो था। नेक्स्ट, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेटेड टू द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट गिवन मोर वैल्यू टू ह्यूमन, कि कौन ह्यूमन को जो अहमियत देता है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मैज़लो एंड कार्ल रॉजर आर रिलेटेड टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब मैज़लो और कार्ल रॉजर जो हैं, वो मैज़लो जो था वो उन्होंने एक नज़रिया ही पेश किया था हायरार्की ऑफ नीड का, जिसमें उसने फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव और बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो पेश किए थे 5 पिरामिड की शक्ल में। सबसे पहले फिजियोलॉजी नीचे और ऊपर आखिर में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। और दूसरा जो कार्ल रॉजर था उसने एक थ्योरी पेश की थी क्लाइंट सेंटर थ्योरी, जिसमें जो है वो कहता है क्लाइंट की ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसका हम इलाज कर रहे हैं, या जिसको हम जो है कुछ ना कुछ उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्लाइंट सबसे बेहतरीन जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंट है, और उसमें क्लाइंट सेंटर थ्योरी इसको कहते हैं कार्ल रॉजर की, वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के सबसे ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मैज़लो, जो हम पहले बात कर चुके हैं। मैज़लो जो है वो अमेरिका का था और हायरार्की ऑफ नीड उसने पेश की थी। अगर इसका लाइफ स्पैन देखा जाए तो 1908 से 1970 रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप्ड बाय फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड की बात हो रही है। सिगमंड फ्रायड ने जो है साइकोएनालिसिस का नज़रिया 1902 में पेश किया था, जिसमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है वो। और ये यहाँ पर और इसके बाद हम क्या कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस साइकोएनालिसिस। अदर टर्म यूज टू साइकोएनालिसिस इज साइकोडायनेमिक, यानी कि मुतहर्रिक चीज़। सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस इज़ अनकॉन्शियस माइंड। वो कहता है कि असल जो है स्टडी ही इंसान के अनकॉन्शियस माइंड की तरफ है। कॉन्शियस तौर पर तो इंसान वो बोलेगा जो प्री प्लान करके बोलेगा, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें होती हैं जो असल में वो होता है अंदरूनी तौर पर, वो जब अल्टर स्टेट में होगा, जब वो कहते हैं कि अपनी उसमें वो चीज़ें बताएगा जो असल में हकीकत चीज़ें होती हैं। अनकॉन्शियस शेप्स आवर पर्सनैलिटी बिहेवियर सेड बाय फ्रायड। अब फ्रायड के बारे में जब भी जो क्वेश्चन आते हैं तो असल उसका जो वर्क है वो अनकॉन्शियस माइंड पर है। और एक उसका और था ये इड ईगो और सुपर ईगो का भी नज़रिया इसी ने दिया था। और इसके मतलब और कहने की 19वीं सेंचुरी का जो है ये बेहतरीन मुफक्कर ऑस्टिन था और न्यूरोलॉजिस्ट था,
ये हम इसके बारे में जान सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं। और एक और था कि ये कहता है कि इंसान का पूरा ब्रेन अनकॉन्शियस माइंड जो है, जैसे एक समंदर हो और उसमें एक बर्फ़ का तौदा हो और सिर्फ उसकी टिप ऊपर थोड़ी नज़र आ रही हो, तो इंसान का जो ऊपर टिप नज़र आना है वो कॉन्शियस माइंड है, और सारे का सारा तौदा जो समंदर के अंदर है बड़ी मकदार में है असल चीज़, तो वो अनकॉन्शियस माइंड वहाँ पड़ा हुआ है। ये उसका नज़रिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ साइको डायनेमिक साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड जो है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ वी थिंक फील इन अल्टर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। अल्टर स्टेट का मतलब है जब हम अपनी जो है सही मदहोशी की हालत में हैं, सही अपनी ज़हनी जो है मुकम्मल तौर पर अपनी सही नहीं हम होते। कहते हैं कि ये जिस तरह हम इंसान को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो थोड़ा जाए, जैसे कोई नशा जो है नशेई जो है नशा कर लेता है तो वो अल्टर स्टेट में चल जाता है, रूहानी कैफियत उस पर आ जाती है, वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी वाले कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ चल जाता है। फिर जो वो बातें करेगा वो अनकॉन्शियस माइंड से निकल रही होंगी। इसकी वो स्टेट जो है वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी से रिलेटेड अल्टर स्टेट आ जाएगी। स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन टू द ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल मीन बियॉन्ड्स द पर्सन, कि इंसान से बियॉन्ड है, वो अपनी हालत खो चुका होता है, ज़हनी हालत जो है कुछ इस तरह की होता है कि वो मदहोशी की हालत में हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, सेम वर्ड आ गई। हु से मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल, किसने कहा था कॉन्शियस एनिमल है? विलियम वुड ने और विलियम जेम्स ने। हालांकि ये दोनों डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के मालिक हैं, लेकिन दोनों के अंदर ये कॉन्शियस एनिमल की तरफ जा रहा है कि मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज मैन इज़ सोशल एनिमल, ये अरिस्टोटल ने कहा था जी। हु वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? अरिस्टोटल। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। बुक का नाम क्या था जी? नेम ऑफ साइकोलॉजी बुक ऑफ अरिस्टोटल वाज पेरी साइकी। विलियम जेम्स पब्लिश्ड बुक ऑफ साइकोलॉजी इन 1895, प्रिंसिपल साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए, विलियम जेम्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, विलियम वुंट। अब ये विलियम वुंट ने सबसे पहले जो है वो लैब बनाई थी जर्मन में, उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी कहा जाता है। हु एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुंट। विलियम वुंट सेटअप वर्ल्ड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इन लिप्जिग, जर्मन में बनाई थी 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ अर्ली चाइल्डहुड में। जैसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वाई इज़ दिस, वाई, ये एक बच्चे कैसा सवाल करता है कि ये क्यों है, ये कैसा है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वाई एज इसको कहते हैं। गैंग एज ऑफ चाइल्ड इज़ द लेट चाइल्डहुड, उसमें बच्चा जो ग्रुप बनाने की कोशिश करता है, दोस्ती करता है अपने कज़न से, अपने दोस्तों से, वो गैंग बनाने की कोशिश करता है, गैंग एज कहते हैं लेट चाइल्डहुड। एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इमोशन, ये एक्साइटेड स्टेट है जो स्टिमुलस के जवाब में राइज होती है इसके अंदर, इंसान के अंदर, इमोशंस। वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवर, EMOVER। इमोवर मीन्स टू एक्साइट, स्टीर अप, उभरना किसी चीज़ का अंदर से, इंसान का फीलिंग्स का पैदा होना। इमोशंस राइज अब्रप्टली बट डाई, ये कहते हैं इमोशन जो है बहुत जल्दी से इंसान में पैदा हो जाते हैं लेकिन वो ख़त्म कहते थे, डाई स्लोली, ऐसा ऐसा। विच इज़ मास्टर इमोशन, सबसे मास्टर इमोशन क्या है? फियर। लिम्बिक सिस्टम ऑफ ऑफन कॉल्ड, अब लिम्बिक सिस्टम जो है ये इंसान के अंदर जो ब्रेन का एक सिस्टम है लिम्बिक जो है, जिसमें जो है इंसान के कुछ बिहेवियर से चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे बिहेवियर है, इमोशंस हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं और मेमोरी, ये 3-4 चीज़ें इनको रेगुलेट करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये इमोशनल इसमें ब्रेन आ जाएगा जी हमारा, इमोशनल भी आ सकता है और बिहेवियर के मतलब हो सकता है, मोटिवेशन एंड मेमोरी, ये 3-4 चीज़ें हैं। ये कौन सा ब्रेन का हिस्सा रेगुलेट करता है? इसको लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट में बेसिक बॉर्न इमोशंस, लव एंड फियर, ये बहुत सारी जब हम 4 ऑप्शन आ रही होती हैं हमारे पास क्वेश्चन में स्टेम के बाद, तो उसमें किसी में लव आ रहा होता है, किसी में फियर आ रहा होता है, दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं। जिसमें लव आएगा तो हम लव को टिक करेंगे, जिसमें फियर आएगा तो हम वो टिक करेंगे। ये बेसिक बॉर्न इमोशंस हैं। फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन अपीयर्स इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स रहते हैं, दूध पीते बच्चे, उनमें सबसे पहला इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? वो जनरल एक्साइटमेंट होती है, बच्चे मुस्कुराते होते हैं, जनरल एक्साइटमेंट होती है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल स्टाइल वन डिस्प्लेज इन रीजनिंग इज इवेंट्स टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट कहता है
कि बिहेवियर का जो परमानेंट जो है वो एक इजहार होता है। परमानेंटली तौर पर जो हम परमानेंटली बिहेवियर का जो हम शो करेंगे या हमारा बिहेवियर शो करेगा, किस तरह का बिहेवियर, हम कहते हैं फ़लाँ का टेम्परामेंट बहुत लूज़ है, फ़लाँ का टेम्परामेंट बहुत मजबूत है। इट मीन्स ये है कि उसके बिहेवियर से मुतल्लक है, जो परमानेंट उसका शो करता है, कॉन्स्टेंटली शो करता है, लगातार वो शो कर रहा होता है, कभी कभार नहीं बल्कि लगातार उसके हम नतीजा निकालते हैं कि ये टेम्परामेंट उसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमोशनल बॉन्ड टू पर्टिकुलर पर्सन, अगर किसी चीज़ से वो जुड़ रहा है तो इसका मतलब अटैचमेंट है। फिर नेक्स्ट आ गई, वर्ड मॉरल इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोस मीन्स मैनर्स हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मॉरली करेक्ट एक्शंस, मॉरल डिलेमा। अब जब दो इंसान के मॉरल डिलेमा जो है ये हेंस डिलेमा से जो कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं, हेंस का डिलेमा, कि जब मॉरल डिलेमा क्या है कि इंसान के सामने जो है वो दो तरह की मुश्किल आ जाती हैं। अब चूज़ करे, कौन सी चूज़ करे। एक बस ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो सामने जो दो सड़कें हैं लेकिन दोनों पर जो है वो उसकी ब्रेक फेल हो गई है, लेकिन दोनों पर लोग मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा? तो खुदा न खास्ता क्या करेगा, वो जिधर कम लोग हुए उस तरफ लेके जाएगा। ज़ाहिर है मजबूरी है उसको, वो ब्रेक लगाने की तो कोशिश कर नहीं सकता, ब्रेक फेल हो चुकी है। तो वो मॉरल डिलेमा की शक्ल में आ गया कि उसके पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं आ रहा है मॉरली तौर पर। वो क्या सोचेगा, किधर जाए, कि ज़्यादातर लोगों से कम लोगों की तरफ जाएगा, लेकिन है वहाँ पर भी नुकसान ही। तो इस तरह की कंडीशन जब आ जाती है तो इसको कहते हैं मॉरल डिलेमा में वो इंसान गिर गया है। नेक्स्ट वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो है आमतौर पर ग्रीक होते हैं, GPG। मूड्स आर फाउंड ड्यूरिंग अडल्टहुड में आते हैं मूड्स, इंसान के जो है जब बड़ा होता है तो उसमें ज़ाहिर है कुछ वेरिएशन आती है, मूड्स उसके डेवलप करते हैं। इनबॉर्न ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई रिफ्लेक्सेस, जैसे इंसान का दिल का धड़कना, आँख का झपकना, ये इनबॉर्न होते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इंसान का इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। पीपल ऑफ सेम एज एंड स्टेटस आर कॉल्ड पीयर्स। उसके जो क्लास फेलो होते हैं, किसी भी क्लास में बच्चे जो हैं उसके सेम एज के होते हैं, उनका स्टेटस सेम होता है, उनका मकसद भी बल्कि एक ही होता है। नेक्स्ट आ गई, एक्शंस दैट शो रिस्पेक्ट एंड केयरिंग ऑफ अदर्स। प्रो सोशल बिहेवियर है, दूसरों की इज़्ज़त करना, ऐसा इकदाम करना कि दूसरे को हम इज़्ज़त की निगाह से देखें। टेंडेंसी टू एनालाइज ओन थॉट्स, अपने थॉट्स का खुद ही इसका जो है इस तरह का रुझान पैदा होना कि हम अपने ही थॉट्स का एनालिसिस करें, जायज़ा लें, तो ये रिफ्लेक्टिविटी आ जाता है। पर्सन बिकम केपेबल फॉर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एट स्टेज प्यूबर्टी, जब इंसान अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करने, नए बच्चे पैदा करने के काबिल होता है, उसको ब्लूगत कहते हैं। अनकंडीशनल लव फोस्टर्स कंग्रेंट सेल्फ कंसेप्ट सेड कार्ल रोजर। अब ये कार्ल रोजर का ये क्या वो कह रहा है कि अनकंडीशनल लव है, वो कहता है कि ऐसी किसी को दूसरे को बेहतर जानना कि उसमें कोई कंडीशन ना हो, दूसरों से ऐसा प्यार करना, मोहब्बत करना या दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना, अच्छा सोचना जिसमें कोई कंडीशन नहीं, उससे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो है कंसेप्ट को कार्ल रोजर, यानी कि उसकी थ्योरी ही जो है क्लाइंट सेंटर्ड थी। तो वो क्लाइंट को कहता था कि अगर मैं इसके बारे में बेहतर सोचूंगा, इसको कुछ चीज़ें इसकी बेहतरी के लिए तरफ जाऊँगा, तो ये मैं इससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। ये नहीं मैं कह रहा कि वो जवाब में कुछ मुझे रिस्पॉन्स दे, बल्कि ये है कि मैं उसको सिर्फ इलाज करना चाहता हूँ या अपने क्लाइंट का कुछ उसको काउंसलिंग करना चाहता हूँ, तो वो उसकी बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये अनकंडीशनल लव फोस्टर जो है वो कार्ल रोजर की थ्योरी है, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी थेरेपी कार्ल रोजर। अटेंशन ऑन मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स इज़ बिहेवियरिज्म, क्योंकि वो कहते हैं कि मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बिहेवियरिज्म के नज़दीक है। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वाटसन। बिहेवियरिस्ट सेज दैट द बिहेवियर इज़ द कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट। वो टोटली एनवायरनमेंट पर कहते हैं कि एनवायरनमेंट ही ज़िम्मेदार है सारी तब्दीलियों का, सारी डेवलपमेंट का। रॉजर सेड दैट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ क्लाइंट। सबसे ज़्यादा अहमियत का हमल क्लाइंट है, क्योंकि हमने उसी की ही काउंसलिंग करनी होती है। नेगेटिव और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज पनिशर्स, हम सज़ा देते हैं किसी को, तो ये अनप्लेजेंट है या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे होते हैं। पॉजिटिव और प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज रीइंफोर्सेस, जो कोई भी रीइंफोर्सेस आ रही है, कोई भी इकदाम ऐसा है जिससे वो बंदा खुशी महसूस करता है, तो उसका मतलब है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्सर्स दैट कैन बी टच्ड, किस चीज़ को हम छू सकें, ऐसा रीइंफोर्सर ऐसी चीज़ है जिसको हम छू सकें, उसका मतलब है वो कंक्रीट होगी, कंक्रीट रीइंफोर्सर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, gesture or signs to communicate positive regards, social reinforcer, opportunity to engage in favorite activity reinforcer,
प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रेज और मोटिवेशन इज़ कॉल्ड सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि खुद ही से वो अपना उभार रहा है, अंदर से कोई टारगेट सेट करिए आ रहा है, अंदर से सेल्फ इन्फोर्समेंट है, वो किसी टारगेट को लेके चलना, उसके अंदर से एक इमोशन उठ रही है। नेक्स्ट जी, वॉलंटरली गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ऑपरेंट बिहेवियर। इसमें क्या है कि ऐसा कि पहले हम जो है गोल सेट कर लेते हैं, कुछ बिहेवियर सेट कर लेता है, फिर उन गोल सेट करने के बाद हम डेवलपमेंट करते हैं या प्लान ऐसा बनाते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं क्या करने के लिए, टू अचीव दैट गोल्स। ये हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ये ऑपरेंट बिहेवियर इसका आज कहेंगे। पनिशिंग रिवार्डिंग होल क्लास फॉर रिफॉर्म्स, ज़ाहिर है पूरी क्लास को हम जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ग्रुप कौन सा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ री इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी इन्फोर्सर, जब सबसे पहली इन्फोर्सर जो क्योंकि होती ही बायोलॉजिकल है, अंदरूनी होती है, तो उसे बायोलॉजिकल कहेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंडरी री इन्फोर्स, वो एक्वायर्ड होती है, हम उसको हासिल करते हैं, वो हुसूल होता है, जिसको हम बायोलॉजी प्राइमरी सेकेंडरी एक्वायर्ड। 86 रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इंक्रीज, रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन नेगेटिव री इन्फोर्समेंट आल्सो इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज आएगा। जैसा कि एक बच्चे को हमने कहा कि बेटे आपको हम साइकिल लेके देंगे अगर आप जो है इस इम्तहान में फ़र्स्ट आ गए, बच्चा मेहनत करता है, फर्स्ट आ जाता है, उसको पॉजिटिव चीज़ को लिया, वो साइकिल उसको मिल गई। अब क्या कर रहा है, वो साइकिल चलाई जा रहा है, सारा दिन साइकिल पर ही रहता है, और उसका नेक्स्ट जो है मंथली टेस्ट हुआ तो उसके नंबर कम आ गए। फिर हमने क्या किया कि अब इससे वो साइकिल वापस ले ली जाए और कहीं दोबारा पढ़ें। वो जो दोबारा हमने वापस लेना है वो नेगेटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बिहेवियर में इसमें इंक्रीजमेंट आ रही होती है। नेक्स्ट 88 जी, रीइंफोर्समेंट डिटरमिन्स रिस्पॉन्सेज एक्विजिशन, ये स्किनर का आ गया जी। स्किनर बॉक्स बनाया था उसने, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे उसने चूहे पर। रीइंफोर्समेंट डिटरमिन्स रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस, ये बंदूरा की थ्योरी है, इसने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किए थे, ये रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस की बात करता है, कौन, बंदूरा। स्टेट दैट एनर्जाइज डायरेक्ट्स एंड सस्टेन बिहेवियर मोटिवेशन, ये डायरेक्शन देना, किसी को बिहेवियर में तब्दीली लेके आना, उसको एनर्जाइज करना, ऐसी स्टेट में लेके आना, वो मोटिवेशन दे रहे होते हैं उसको। मोटिवेशन फॉर इनर प्लेयर, अगर वो अंदरूनी खुशी का बायस बन रही है, खुद से इंसान कर रहा है, बैरूनी इसको कोई अमल दखल नहीं है, तो इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, अंदरूनी है। मोटिवेशन फॉर एक्सटर्नल रिवार्ड, जब उसको बाहर से कोई रिवार्ड मिलना या सज़ा मिलनी या उसको बाहर से कोई इनाम मिलने की ख्वाहिश हो और वो इसलिए मेहनत कर रहा हो, इसलिए मोटिवेशन आ रही हो उसमें, तो इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, बैरूनी मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक, अंदरूनी को इंट्रिंसिक और बैरूनी को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। पनिशमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन टाइप, अब पनिशमेंट कहाँ से आ रही होती है, बाहर से आ रही हो, तो इसका मतलब है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगी। मोटिवेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ दैट आर देयर ओन रिवार्ड, अंदरूनी खुद ही चाहता है कि अंदर से रिवार्ड मिलेगा, अंदर से खुशी महसूस कर रहा है, ओन रिवार्ड, अपने ही बाहर से नहीं है, ओन रिवार्ड की बात कर रहा है, अंदर से वो कहेगा नहीं जी इतना मैंने अचीव कर लिया है, अगर मैंने ये लेसन आज तैयार कर लिया तो मैंने ये खुशी होगी कि मैंने ये लेसन आज तैयार कर लिया है, बाहर से कोई चीज़ उसको पर असरअंदाज नहीं हो रही, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगी। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इज क्लासिकल कंडीशन, इसमें स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशन, को बिहेवियर में रीइंफोर्समेंट की वजह से तब्दीली आती है, वो जैसे चूहा जो है वो दबाता है लीवर को तो उसको खाना मिलता है, तो वो बिहेवियर में इस तरह नहीं, अच्छा रीइंफोर्समेंट उसको मिलता रहेगा तो वो काम करता रहेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल इन, स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्स बाद में। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कुत्ते को हम जो है वो खाना देते थे तो वो उसके मुंह में सलाइवा आता था, फिर हमने कंडीशन कर दी बेल को, सिर्फ बेल से कंडीशनिंग होने के बाद सिर्फ बेल से ही उसके में सलाइवा आ जाता था, सलाइवेट करना शुरू कर देता था कुत्ता, तो वो इसमें स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। रिस्पॉन्स प्लेज डोमिनेंट रोल इन, अब रिस्पॉन्स पहले आएगा, स्टिमुलस बाद में आएगा, जिस तरह कुत्ते का लीवर दबा के खाने का लेना, वो कहता है लीवर दबाएगा तो खाना मिलेगा उसको, तो रिस्पॉन्स पहले या स्टिमुलस बाद में है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। 99 थॉर्नडाइक कंट्रीब्यूटेड इन कंट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ थॉर्नडाइक पेश किए थे, तो वो उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग तरफ लेके। बिहेवियर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस रिस्पोंडेंट बिहेवियर, अब बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो वो रिस्पोंडेंट टू बिहेवियर आ जाएगा। 101 बिहेवियर नॉट क्लियरली रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस, तो अगर वो बिहेवियर क्लियरली नहीं है पर्टिकुलर स्टिमुलस से तो कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर्स को काउंट करेंगे। यूज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेंथन बिहेवियर रीइंफोर्समेंट,
ये कॉन्सिक्वेंस जो नतायज ये बताते हैं कि अगर हम अच्छे नतायज होंगे तो वो बार बार वो काम करने की कोशिश करेगा, कोई भी इंसान कोई भी जानवर, तो वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की बात हो रही। कॉन्सिक्वेंसेस जो नतायज तय करते हैं कि किस कदर बिहेवियर मजबूत होगा या नहीं होगा। अगर उसके नतायज बुरे हैं तो वो बिहेवियर काम करना छोड़ देगा, तो बिहेवियर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। यूज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू वीकन द बिहेवियर, पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट है, सज़ा किसी चीज़ को मिल रही है, उसके अच्छा रिवार्ड नहीं आ रहा, तो वो बिहेवियर से कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा ऐसा वो काम करना छोड़ देगा। कोई जानवर है, कोई इंसान, तो इस तरह उसका बिहेवियर कमज़ोर होना शुरू कर देगा। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस या नतायज तय करते हैं कि वो काम करना है या नहीं करना। तो पनिशमेंट जो है, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो दैट्स वाई वीकन द बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंसेस दैट सीरियसली थ्रेटन सेल्फ स्टीम, साइकोलॉजिकल पनिशमेंट, अगर साइकोलॉजिकल पनिशमेंट दी जा रही किसी चीज़ को, किसी जानदार को, किसी भी चीज़ को, तो वो थ्रेट है, उसकी सेल्फ स्टीम को सीरियसली जो है वो उसको डैमेज करेगी, उसके बिहेवियर को। ऑब्जर्वर भी एक्शंस टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पनिशमेंट बाय लॉस ऑफ रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट, ये पनिशमेंट बाय लॉस ऑफ रीइंफोर्स, क्या उसकी पनिशमेंट का लॉस हो रहा है, तक वो रिस्पोंडेंट जो है अपनी कॉस्ट, इस बेस पर वो रिस्पोंडेंट जो है वो काम करना छोड़ देगा। Learned responses to previously neutral stimulus, conditional response, responses evoke the condition stimulus, condition response। अब ये सारी क्योंकि कंडीशन की बात हो रही, लर्निंग रिस्पॉन्स प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस में था, क्योंकि वो न्यूट्रल जो चीज़ थी वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स में आएगा। रिस्पॉन्स इवोक्ड बाय कंडीशन स्टिमुलस, अब कंडीशन होने के बाद वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स का आएगा। रिस्पॉन्स इवोक्ड बाय अनकंडीशन यूएस, अनकंडीशन स्टिमुलस विदाउट प्रायर लर्निंग, पहले उसकी लर्निंग नहीं हो चुकी, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अनकंडीशन में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, पहले कंडीशन जब हो जाएगी, जैसे हम बेल बजाते थे तो कुत्ते को खाना पेश किया जाता था, अब ऐसा ऐसा कुत्ते ने ये सीख लिया, कंडीशन होगी जब उसकी कि अब उसको खाना मिलना ही मिलना है, जब बेल की आवाज़ आती थी तो वो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था, तो उसकी कंडीशन हो जाती थी, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स था। जब अभी वो कंडीशन नहीं, अनकंडीशन थी, कंडीशन नहीं थी, तो उस वक्त सलाइवा आ जाता, तो उसका मतलब है वो रिस्पॉन्स भी उसका अनकंडीशनल ही था। नेक्स्ट जी, स्टिमुलस इवोक्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज, कंडीशन स्टिमुलस, अब इवोक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को आ रहा है बगैर कंडीशन के, तो उसको हम कहेंगे अनकंडीशन। अगर कोई कंडीशनली आ रहा है स्टिमुलस, वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स किस चीज़ के बारे में, बेल पर या किस चीज़ पर आ रहा है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, स्टिमुलस इवोक्स रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, अब पहले लर्निंग नहीं हुई, इसका मतलब है उसका तो है वो भी ट्रीटमेंट नहीं हुई, ना उसने कुछ सीखा है, इसकी कंडीशन हुई नहीं, तो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है इसका आंसर है। स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस नो रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, ग्रेजुअली डिसअपेरेंस ऑफ एक्वायर्ड रिस्पॉन्स, एक्सटिंक्शन, हम एक्सटेंशन कर रहे हैं किस चीज़ का, आहिस्ता आहिस्ता मुहासबा, तो जब वो ऐसा ऐसा जब किस चीज़ का हम खात्मा कर रहे हैं, हम काम कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली हम डिसअपेयर हो जाता है, ऐसा ऐसा वो काम अगर कोई जो है वो करते लेकिन हमने एक दफ़ा छोड़ दिया उसको, आहिस्ता ऐसा वो हमारे जो है डिसअपेयर हो गया, हमने काम करना छोड़ दिया, तो वो आहिस्ता इसका ख़ात्मा हो जाएगा। एक्वायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, एक्सटिंक्शन में आ जाएगा, वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर थेरेपी, इसमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आ जाएगा जी, कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर थ्योरी क्या है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अपने ही बिहेवियर का एनालिसिस करना, उस पर कोई चीज़ अप्लाई करना। Pavlov डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस, क्लासिक कंडीशनिंग। स्किनर डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस, ऑपरेंट कंडीशनर, ये पहले से डिस्कस हो चुकी हैं। हु सेड बिहेवियर अफेक्टेड बाय पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, स्किनर ने कहा था जी। ड्रग्स दैट स्पीड अप फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अब कुछ ड्रग्स जो हैं कुछ नशे इसलिए नशा करते हैं कि वो क्या करता है, जैसे वो कुछ मजदूर जो है वो नशा करके काम करना शुरू कर देते हैं, इससे वो थकते हैं, कहता है उनको स्टिमुलस मिलती रहती है, नर्वस सिस्टम उनका जो है एक बाहर से वो स्टिमुलस मिलना शुरू होती है, वो बाहर से क्या है उसकी ड्रग है, उसके फंक्शन को स्पीड अप कर देगा। फाउंडर ऑफ रिलेशन इमोशंस बिहेवियर थेरेपी REBT, एल्बर्ट एलिस। फाउंडर ऑफ रेशनल इमोशन बिहेवियर थेरेपी REBT, कौन इसके बानी थे, फाउंडर थे, एल्बर्ट एलिस। थेरेपी चेंजेस इरेशनल डॉगमेटिक कॉग्निशंस, अब ये कॉग्निशंस क्या कह रहा है, REBT, ये उसी का आ रहा है, REBT यहाँ REBT आ गया, कि ऐसी थेरेपी जो है जिसमें जो है वो कटर या नॉन फ्लेक्सिबल शो करेगा, उसमें कॉग्निशन आ रही है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही। रिमूविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सिचुएशन वेयर रीइंफोर्सेस मिसबिहेवियर, अब ये क्लासरूम की बात आ रही है कि अगर वो ऐसा हो कि रिमूव स्टूडेंट्स फ्रॉम सिचुएशन ऐसी बन जाए
कि वो रेनफोर्समेंट मिसबिहेव हो रहा तो क्या कहते हैं हम, टाइम मोड लेना चाहिए, वहाँ पर रुकना चाहिए, रुक जाना टाइम मोड कहलाता है। रिमूविंग डिसरप्टिव स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास अनटिल बिहेव नॉर्मल, बच्चे को जो है वो कहते हैं क्लास से बाहर निकल, स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास बिहेवियर्स उसका जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता तब तो उसको नहीं ले रहे हैं, इसको टाइम मोड कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑल द रीइंफोर्समेंट, तमाम तरह की इन्फोर्समेंट वो भी टाइम मोड है, जिसको रिमूव हो जाएगी, रिमूवल की बात है, रिमूविंग की बात है तो टाइम मोड से रिलेटेड आ जाएंगी सारी चीज़ें। टोटल लेंथ ऑफ टाइम ऑफ अ क्लास, अगर हम 45 मिनट की क्लास ले रहे हैं तो उसका टोटल टाइम क्या कहेंगे, स्केड्यूल टाइम कहेंगे। अमाउंट्स ऑफ क्लास टाइम डिवोटेड टू लर्न टीचिंग, अब टीचिंग में हमने कितना टाइम दिया, फ़र्क हमने 45 में से 35 मिनट टीचिंग को दिए तो वो आ जाएगा एलोकेटेड टाइम। अमाउंट ऑफ एलोकेटेड टाइम ईच स्टूडेंट्स फोकस इन क्लास, अब बच्चों ने कितना फोकस किया वो कहेंगे इंगेज टाइम। हो सकता है 25 मिनट बच्चों ने फोकस किया हो तो वो इंगेज टाइम आ जाएगा बच्चों का फोकस करने का। मेंटल पैटर्न दैट गाइड्स बिहेवियर, स्कीमा, ये जो है इंसान के जो है पैडी की थ्योरी में है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे स्कीमा में इंसान के फिट होते जाते हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम आ जाती है तो इंसान में सीख सीख के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सब बनते जाते हैं। बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, स्कीमा ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में कोई भी उसको नॉलेज आ रहा है तो वो ब्रेन का हिस्सा बनता जा रहा है, वो स्कीमा में चले जा रहे हैं। जनरल कॉग्निशन एबिलिटीज़ रिलेटेड टू IQ, जी फैक्टर, जी फैक्टर एस फैक्टर जो है जनरल फैक्टर कहते हैं, कोई ना कोई एक फैक्टर जो है लाजमी तौर पर जो है कॉग्निशन का हिस्सा होता है। अगर दो चीज़ सीख रहा है तो जी और एस फैक्टर आ जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो जी एस के साथ और फैक्टर भी आते हैं, लेकिन बेसिकली कॉग्निशन एबिलिटीज़ में IQ में जनरल फैक्टर एक हो जाता है, जी फैक्टर से कहते हैं। एंड नेचुरली अकरिंग चेंज ओवर टाइम, मैच्योरेशन, आहिस्ता आहिस्ता इंसान मैच्योर हो जाता है ओवर विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्कोर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशंस और स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। स्टडी सेशन विद रेस्ट पीरियड आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस कहते हैं। विद रेस्ट पीरियड, हम एक पढ़ा रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, लेकिन उसमें हम जो है वक्फे कर रहे हैं, 2 वक्फे ले लिए, 2-3, उसको डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड कहते हैं। स्टडी सेशन विद सिंगल एक्सटेंडेड पीरियड, हम एक ही पीरियड में सारा लेसन बेशक 1 घंटे का हो जाए 2 घंटे का लंबा सेशन लेके जा रहे हैं, उसमें कोई भी हम जो है रेस्ट नहीं ले रहे, उसको मैथ्स प्रैक्टिस कहते हैं। थैंक यू जी, आज हम इतना ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।